बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हिमांक में अवनमन। अब यहाँ पे जैसा इसका नाम है हिमांक, देखिए हिम का मतलब होता है बर्फ, और बर्फ जो होती है वह पदार्थ की ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो इसकी हमारी जो परिभाषा होगी, ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था प्रदर्शित करता है हमारा हिमांक कहलाता है। उदाहरण क्या होगा हमारा? उदाहरण, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब लेकिन हमको केवल हिमांक नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है हिमांक में अवनमन। अवनमन का अर्थ क्या होता है? तो अवनमन का अर्थ होता है कमी। किसमें कमी? हिमांक में कमी। अर्थात जो जल आपका अभी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे बर्फ में परिवर्तित हो रहा था, अगर आप उसमें कोई ऐसा अवाष्पशील विलय मिला दें जिससे हिमांक क्या हो जाए, उसका घट जाए, अर्थात जो जल आपका यहाँ पर 0 डिग्री पर क्या हो रहा था, आपका बर्फ बन रहा था या ठोस अवस्था में आ रहा था, वो अब इसके नीचे के तापमान जैसे -1, -2, -3 इस प्रकार के तापमान पे क्या होता है, अगर वो जमता है तो यह क्रिया कहलाती है हमारी हिमांक में अवनमन। देखिए आप क्या परिभाषा है, यदि इस द्रव में कोई क्या अवाष्पशील विलय क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, उससे क्या होगा, उससे अब हमारा ये विलयन बन गया है, विलयन का वाष्पदाब, विलयन का हिमांक घट जाता है। यह क्रिया हिमांक में अवनमन कहलाती है। हिमांक में अवनमन कहलाती है। हमारा क्या उदाहरण रहेगा? जल में कैल्शियम क्लोराइड मिलाना। आप देखिए जो ठंडे स्थान होते हैं वहां पे जल जो होता है वो जमा हुआ रहता है, उस जल को तोड़ने से ज्यादा मेहनत करने से अच्छा ये है कि अगर हम उसके ऊपर कैल्शियम क्लोराइड का विलयन डाल दें तो उसका हिमांक जो होगा वो घट जाएगा, जिससे उस तापमान पे क्या हो जाएगा, वो हमारा द्रव अवस्था में अथवा तरल अवस्था में आ जाएगा। तो यह जो घटना होती है वह कहलाती है हमारी हिमांक में अवनमन। अब हमारा इसमें ग्राफ बनाने के लिए आता है, तो आप देखेंगे अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और क्या लिया है, तापमान लिया है, एक और क्या लिया है हमने यहाँ पे, वाष्पदाब लिया है। अब जैसा आपने पहली लाइन लिखी है, क्या लिखा है हमने, ऐसा तापमान, तो मान लीजिए कोई तापमान क्या हो गया हमारा, T हो गया, जिसपे कोई द्रव क्या हो रहा है, हमारा जम रहा है, एवं इस समय इसका वाष्पदाब क्या मान लिया हमने, P है। अब ये इस समय द्रव है तो हम इसको कह सकते हैं कि क्या है, हमारा विलायक है। अब अगली लाइन, अब हम इस द्रव में क्या मिला रहे हैं, कोई अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं। तो जब आप विलय मिलाएंगे तो इसका हिमांक क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब अब और भी कम तापमान पे क्या होता है, वो जमता है। तो तापमान इस साइड में बढ़ रहा है तो इस साइड क्या होगा, हमारा कम होगा। और आपको पता है जैसे ही आप कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो वाष्पदाब भी क्या होता है, घट जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया विलयन। अब यहाँ पे हम क्रम से इसको नंबरिंग देते हैं, P1, P2, T1, T2। तो हमारे हिमांक में क्या अंतर आया है, पहले हमारा हिमांक जो था वो T2 था, जो कि घटकर क्या रह गया, T1 रह गया। तो हमारा जो कुल अंतर है वो डेल्टा T और हिमांक है, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट, अतः इसे डेल्टा TF के द्वारा क्या है, दर्शाया जाता है। अब हमने ये देखा गया है प्रयोगों द्वारा कि हिमांक में जो कमी होती है, अर्थात जो हमारा डेल्टा TF होता है
वह विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। क्या मतलब है इस बात का? मोललता का अर्थ होता है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो सीधी सी बात है, उस विलायक के अंदर आज जितने अधिक विलय के मोल होंगे, हिमांक में जो अंतर है वो उतना ही ज्यादा आएगा, या जो हिमांक में जो अवनमन है वो उतना ही ज्यादा आएगा। तो हिमांक में जो अवनमन है वो मोललता की क्या होता है? समानुपाती पाया जाता है। अब हम क्या करेंगे? समानुपाती के निशान को हटाएंगे और स्थिरांक लगाएंगे, और हमने यहाँ पे m लगा दिया। अब kf क्या है हमारा? kf जो है हमारा वह है स्थिरांक, जिसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। इसका नाम है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे जो मोललता है इसका फार्मूला आप जानते हैं। क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है WB गुणित 1000 बटे में आता है आपका MB गुणित WA। अब यहाँ पे हमको कई बार विलय का अणुभार ज्ञात करने के लिए आता है, तो जो चीज आपको ज्ञात करने के लिए आती है उसे आप सामने ले आइए और बाकी का पक्षांतर कर दीजिए। तो आपका ये हो जाएगा आपका डेल्टा TF इंटू WA। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया विलय के अणुभार की गणना के लिए। तो हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है, हिमांक में अवनमन क्या है? तो उसमें आपको एक ग्राफ बनाना है एवं आपको एक गणितीय